हाय, हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या भारती स्कूल विद्या में। चलिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पीछे से जो चला रहा है वैदिक गणित का टॉपिक गुणन संक्रिया। और गुणन संक्रिया के अंदर हमने दो भाग पढ़ लिए। दो भागों के बारे में हमने गुणन संक्रिया को अच्छे से समझ लिया। एक ऊर्ध्वतीर के व्यायाम विधि और एकाधिकरण पूर्वायन विधि, ये दो विधियां हमने समझी और आपने अच्छे से इनको उदाहरण के रूप में और खुद कर करके देखा होगा। अब आइए गुणन संक्रिया के अंदर नेक्स्ट और अंतिम विधि जो है वो है अपने सूत्र निखिलम से गुणा आधार और उपाधार विधि। सूत्र निखिलम से आधार और उपाधार विधि के द्वारा आज हम गुणा करेंगे और इस विधि को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सवाल दे रखे हैं, कुछ उदाहरण हम कर करके देखेंगे जिससे आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अच्छे से अपन समझेंगे, एकदम साधारण भाषा में, इजी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और आप इसको ध्यान से देखेंगे और पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। कोई इतना वो ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, इजी वे में समझ में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ज़्यादा इसमें कुछ झंझट वाली बात नहीं है। तो आइए अपन पढ़ते हैं आज सूत्र निखिलम से गुणा, यानी निखिलम विधि से गुणा कैसे होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले देखो विद्यार्थियों, अपन पढ़ेंगे आज 15 को 17 से गुणा। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो चीज आई है, एक आधार और एक उपाधार। आधार क्या चीज होती है? आधार वो चीज होती है कि संख्या जिस पर टिकी हुई होती है, यानी आसपास की नजदीक की जो संख्या होती है वो उसका आधार कही जाती है। तो आधार में कौन कौन सी संख्या होती है? आधार के अंदर संख्या होती है आपके 10, 100 और 1000। इन संख्याओं को क्या माना गया है? आधार माना गया है। इन संख्याओं को आधार माना गया है। अब इनसे जो छोटी संख्याएं होती है जैसे 50 है या 70 है तो उनको माना गया है उपाधार। तो इसमें आज दो तरह के सवाल हैं, इन दो तरह के सवालों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं आधार की, यानी जिनका आधार 10, 100 और 1000 है, ऐसी संख्याओं का अपन गुणा करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, अपने पास संख्या है 15 गुणा 17। तो आधार का मतलब होता है कि वो संख्या किसके नजदीक है, यानी कौन सी संख्या के नजदीक है। तो ये 15 और 17 आपको कौन सी संख्या के नजदीक लग रहा है? 15 और 17 आपको 10 संख्या के नजदीक लग रहा है और है भी 10 संख्या के नजदीक। तो इनका आधार क्या हो जाएगा? दोनों का 15 और 17 का आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 10। यानी जो संख्या जिसके नजदीक लग रही है वही उसका आधार होगा। अब वो आधार ऋणात्मक भी हो सकता है और संख्या है वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। कहने का मतलब जैसे 100 है तो 100 से अधिक भी संख्या हो सकती है, जैसे 102, 103, 5, 7, तो उसका आधार क्या माना जाएगा? 100 माना जाएगा। और 97, 93, 95, 94 इनका भी आधार क्या माना जाएगा? 100 माना जाएगा। तो उसी प्रकार से इनमें भी इनका जो आधार है वो जैसे 13 है, 12 है, 17 है, इनके नजदीक की जो संख्या है वो आपके 10 है। तो इनका आधार क्या होगा? 10 होगा। तो इनको आधार 10 मान करके अपन इसका गुणा करते हैं। देखो, तो आधार से इनका आधार तो मान लेते हैं 10, ये आधार 10 है, ठीक है। आधार से पहले अपने को विचलन निकालना होता है, ठीक है। तो विचलन कैसे निकालेंगे? विचलन अपन आधार में से संख्या को घटा लेंगे, आधार में से संख्या को घटा लेंगे। तो जैसे विचलन निकालना है तो विचलन निकालने का सूत्र भी आपको याद रखना है। विचलन निकालने का सूत्र आपको याद रखना है। देखो, विचलन निकालने का सूत्र होता है आधार माइनस संख्या।
आधार माइनस संख्या। तो देखो इसमें संख्या कितनी है अपने पास, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है 17 है और उससे छोटी संख्या है 15 है। तो इन दोनों संख्याओं का अपन विचलन निकाल लेते हैं पहले। तो आइए इनका विचलन निकालते हैं। तो 10 माइनस 17 इनका विचलन हो जाएगा 7, और दूसरे वाली है 10 माइनस 15 तो इनका हो जाएगा 5। तो इन दोनों संख्याओं का विचलन क्या हो जाएगा 7 और 5। इस तरह से आपको विचलन निकालना है। एक बार इनको बता देता हूं, इसके बाद में फिर आपको माइंड में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। तो यह आपके आ जाएगा विचलन। विचलन का सूत्र आपको हमेशा ध्यान में रखना है और इसके आधार पर ही आपको सवाल को करना है। तो आइए अपन 15 और 17 का गुणा करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज लिखनी होती है वो इस 1 नंबर को यहाँ करते हैं। देखो सबसे पहले जो चीज लिखनी होती है वो होता है आपके संख्या। सबसे पहले संख्या को लिखेंगे और इसके ठीक आगे लिख देंगे अपन विचलन। अब संख्या के नीचे संख्या लिख देंगे और विचलन के नीचे विचलन लिखेंगे। अब संख्या है अपने पास एक तो है 15 और 15 के ठीक नीचे लिख देंगे अपन 17, और विचलन 15 का विचलन क्या है 15 का विचलन हो जाएगा प्लस के 5 और 17 के विचलन कितने हो जाएंगे 7। तो ये दो विचलन हो गए। अब इनको अपन दो भागों में बांट लेंगे, इसको दो खंडों में बांट लेंगे। तो इसमें देखो इन दोनों में से कोई एक संख्या ले लो, इन दोनों में से ये जो संख्या है इनमें से कोई एक संख्या आपको लेनी है, जैसे 15 ले लिया। और विचलन में इस सेम संख्या के विचलन को छोड़कर दूसरे वाले संख्या के विचलन के साथ में अपन इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे। दूसरे वाले संख्या के विचलन के साथ क्या करेंगे अपन इनको जोड़ देंगे। तो ये 15 अपन ले लिया और 7 को इसके साथ में जोड़ दिया। फिर जो विचलन है इन दोनों विचलनों का आपस में अपन गुणा कर देंगे, 5 गुणा 7। तो इनको जोड़ने पर कितने प्राप्त हुए 15 प्लस 17, और इनको जोड़ने पर इनको गुणा करने पर कितने आए 35। अब एक चीज का यहाँ और ध्यान रखना है अपने को, ये तो चलो 17 प्राप्त हो गए ठीक है, लेकिन यहाँ अपने 35 प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन 35 जो आधार है आपका, उस आधार में जितने जीरो है उसके बराबर आपके पास संख्या होनी चाहिए यहाँ। तो आधार में तो जीरो एक ही है और संख्या यहाँ प्राप्त हो रही है 2, इसलिए एक संख्या अपने पास अधिक है। तो अधिक है ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे कि ये वाली जो संख्या है इसको इसके साथ जोड़ देंगे, ये वाली संख्या है इनको इसके साथ जोड़ देंगे। इसके साथ जोड़ेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो ये आपके पास है ये जो संख्या है 15 प्लस 7 ये हो गई आपके पास 22। अब इस 22 को यहाँ ले आएंगे, इसके साथ अपन जोड़ देंगे क्योंकि संख्या अधिक है। आधार तो इनका 10 ही है, 10 है तो इसका शून्य एक ही है, और ये जो संख्या है वो आधार से विचलन का जो गुणा है वो आधार में जितने शून्य है उसके बराबर होना चाहिए। ये भी नियम है कि यह जो संख्या है ना वो आधार में जितने गुणे हैं उनके बराबर गुणा है उनके बराबर होनी चाहिए। आधार में जितना शून्य है उस शून्य के बराबर होने चाहिए, शून्य से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें शून्य एक ही है और इसमें आपकी संख्या 2 अंकों की आ रही है, इसलिए ज्यादा होगी। ज्यादा है तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे या इनके साथ में जोड़ देंगे। किसको 3 को यहाँ जोड़ देंगे। तो 3 को यहाँ जोड़ेंगे तो इनके पास क्या बचेगा, देखो 22 प्लस 3, ये तो 3 आ जाएंगे और यहाँ वाली संख्या में केवल बचेंगे 5। अब 22 और 3 कितने हो गए 25, और यहाँ कितने हैं 5। अब इन दोनों संख्याओं को आप एक जगह मिला करके लिख सकते हैं। देखो 25 और ये 5 के 5 उतार दिए तो दोनों मिल करके आपके उत्तर आ जाएंगे 255। इस तरह से आपको ये सवाल निकालना है। तो ये तो हो गया आपके पहला सवाल जो आधार 10 वाला था, जिनका आधार 10 था वो हो गया पहला सवाल। अब बात करते हैं अपन दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल कौन सा है 102 गुणा 107। तो इसी प्रकार से इनको करेंगे, कभी इनकी एक साइड में लिख लेंगे संख्या, ये संख्या लिख दी, और एक साइड में लिख देंगे विचलन। तो संख्या आपके पास क्या है, संख्या है आपके पास पहली संख्या है 102
2 और दूसरी संख्या है 107। अब इसका विचलन निकालेंगे। विचलन निकालने का जो सूत्र है वो आपको ध्यान में रखना है। विचलन किस विधि से निकालना है? आधार माइनस संख्या। तो आधार माइनस संख्या, तो विचलन कितना हो जाएगा? इसका आधार, इसका कितना होगा? इसका आधार है 100। इसका आधार क्या है? इन दोनों संख्याओं का आधार क्या है? 100 है, क्योंकि ये दोनों संख्या 100 के आसपास है, इसलिए इसका आधार क्या होगा? 100। इसका आधार क्या है? 100। तो आपको यहाँ जो विचलन है, विचलन में कौन सी संख्या आएगी? प्लस के 2 आ जाएंगे और यहाँ भी आपके प्लस के 7 आ जाएंगे। अब वही विधि है जो इसमें लगाई थी, उसी विधि से आपको करना है। तो ध्यान रखेंगे, इन दोनों में से कोई एक संख्या ले सकते हैं और विचलन इन सेम संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या का विचलन ले लो और फिर वो उसके साथ में जोड़ दो। जैसे अपन ने 102 ले लिया, 102 ले लिया और 102 लिया है, तो इस 2 को साथ में नहीं जोड़ेंगे, 7 को साथ में जोड़ेंगे, प्लस से 7 हो जाएंगे। और फिर इन दोनों को अपन गुणा कर देंगे। किसको? 2 और 7, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो ये जोड़ने पर कितने हो गए? ये जोड़ने पर 102 और 7 हो गई 109 और ये हो गए आपके 14। अब इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 14 आ रहे हैं, तो आधार के अंदर जो संख्या है वो कितनी? इसका आधार कितना है? इसका आधार है 100। इसका आधार 100 है, तो आधार में शून्य कितने हैं? 2 है। 2 शून्य है, तो 2 अंकों तक की संख्या आती है, तब तक तो कोई आपकी दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ तो बिल्कुल सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर आ रही है। तो 109 इधर आ रहे हैं और ये आ रहे हैं 14। तो इन दोनों को एक साथ मिला करके लिख देंगे तो आपकी ये उत्तर हो जाएंगे 109 और 14। तो 10,914 आपके उत्तर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरा सवाल आपकी कंप्लीट हो गया। अब चलिए अपन करते हैं तीसरे सवाल को। तीसरे सवाल को करेंगे तो यह आ गया आपके तीसरा सवाल। यह है तीसरा सवाल, 93 और 95 का गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया 93 और यहाँ लिख लिया 95। अब ये जो 93 और 95 है वो किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। इनका आधार क्या हो जाएगा? 100 होगा, क्योंकि ये 100 के नजदीक है, इसलिए इसका विचलन क्या हो जाएगा? विचलन निकालने का वही तरीका है, आधार में से संख्या को घटाएंगे। तो इसका विचलन क्या हो जाएगा? इसमें इसका विचलन है वो माइनस में आएगा, क्योंकि 100 से कम है, ये 100 से कम है, इसलिए ये माइनस में आ जाएगा। तो 93 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 100 में से 93 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7। और इसके कितने आ जाएंगे? 95 के, इसके आ जाएंगे माइनस के 5। तो दोनों, एक का विचलन हो गया माइनस का 7 और एक का विचलन हो गया माइनस का 5। तो ये दो विचलन आ गए। ध्यान, अब माइनस प्लस का थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखना और ज्यादा कुछ नहीं है, वो सेम चीज है। अब देखो, अब इनके अपन 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं इनको। वही प्रक्रिया है कि किसी एक संख्या को ले लेते हैं और दूसरी वाली संख्या का विचलन इसके साथ में जोड़ देते हैं। तो मान लो ये 95 ले लिया अपन ने, 95 ले लिया और 95 ले लिया, तो विचलन किसका लेंगे? 7 का। तो इस 7 को अपन इसके साथ जोड़ देंगे, 7 माइनस 7 को इसके साथ जोड़ देंगे और फिर ये हो जाएगा आपके पास 7 माइनस 7 का और माइनस 5 का गुणा हो जाएगा, -7 गुणा माइनस के 5, -7 और -5 का गुणा हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? -7 और -5। तो गुणा के अंदर माइनस माइनस क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो 7 पंजे 35, तो यहाँ आपके हो गए 35। अब इसमें गुणा में देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ 95 में से 7 घट जाएंगे, क्योंकि गुणा के अंदर ये माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। तो 95 माइनस 7 कितने घट जाएंगे? कितने हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे आपके 88, यानी 88 बच जाएंगे पीछे। तो इधर आ गई आपके 35 और इधर आ गई 88, 35 और 88। अब दो अंक है और आधार का 2 अंक है, आधार का 2 अंक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। इसमें जो आधार है, आधार आपके 100 है, तो 100 में 2 शून्य है, 2 शून्य के बराबर 2 अंक है और ये आपकी 88 आ रही है। तो इन दोनों संख्याओं को एक जगह जोड़ करके लिख दो, 88 और 35। तो ये आपके इस 93 और 95 का गुणनफल हो जाएगा। 93 और 95 का गुणनफल क्या हो जाएगा?
88 और 35। तो ये हो गए आपके सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। देखो तो सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 वो है आपके 96 और 103। तो आपको वही ध्यान रखना है, संख्या और विचलन। ठीक है, संख्या और विचलन। तो ये तो है 96 और 103, और विचलन कितना हो जाएगा? विचलन इसका एक का नेगेटिव है और एक का पॉजिटिव है, कहने का मतलब एक माइनस में और एक प्लस में है। यानी इन दोनों संख्याओं का आधार क्या है? आधार तो 100 ही है, आधार 100 है। तो ये तो माइनस के 4 हो जाएंगे, यहाँ तो विचलन माइनस के 4 हो जाएगा, यहाँ विचलन है, और ये हो जाएंगे प्लस के 3, क्योंकि 100 से अधिक है, ये 100 से 4 कम है, इसलिए ये आ जाएंगे आपके माइनस के 4 और ये माइनस के प्लस के 3। इस प्रकार से इनके ये हो जाएंगे। अब देखो, अब आगे अपन करके देखते हैं, आगे करेंगे तो ये इनमें से कोई एक संख्या ले लो, वही पहले वाला नियम, इनमें से कोई एक संख्या ले लो, बस ध्यान इन चिन्हों का रखना है, इनमें से कोई एक संख्या ले लो और जो संख्या लेते हो उसका विचलन आपको जोड़ना नहीं है। जैसे 96 ले लिया, तो 96 में विचलन कौन सा जोड़ोगे? ये जोड़ोगे आप प्लस 3 वाला। ठीक है, तो 3 का जोड़ दिया। अब दूसरे वाला जो है इसको अपन गुणा कर देंगे, -4 को गुणा कर देंगे प्लस 3 से। तो अब इनका गुणनफल क्या आ जाएगा? 4 को 3 से गुणा के 4 3 12 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो इसके माइनस के 12 आ जाएंगे। और इसके कितने? 96 प्लस 3 कितने आ जाएंगे? 96 प्लस 3 कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके 99। 96 प्लस 3 99, ये 99। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ नेगेटिव संख्या आ रही है, नेगेटिव संख्या आ रही है, तो ये जो संख्या है वो यहाँ नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, यहाँ पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी प्लस की संख्या होनी चाहिए। प्लस की संख्या होगी तभी इसके साथ हम सम्मिलित कर पाएंगे, इन संख्या को एक साथ लिख पाएंगे। इसलिए ये संख्या वो इनको पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, इनको पॉजिटिव यानी प्लस की बनानी पड़ेगी, धनात्मक संख्या बनानी पड़ेगी। ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? धनात्मक संख्या बनाने के लिए आपको एक यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक का मतलब एक संख्या नहीं, संख्या तो अपन एक यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के इसकी जो वैल्यू है वो 100 हो जाएगी, क्योंकि अपना आधार जो है वो 100 है। इसलिए इस 12 के साथ आकर के इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 होगी, क्योंकि एक में से 12 तो घटेंगे नहीं, इसलिए 100 अपने जो आधार है उसमें से घटाने पड़ेंगे। तो यहां से अपन 1 निकाल लेंगे, यहां से क्या निकालेंगे? माइनस का 1 निकाल लेंगे, तो यहां जुड़ जाएगा अपने पास है आधार, यानी यहाँ आधार 100 हो जाएंगे। तो 12 में से 100 में से आपको 12 घटाने हैं, तो 100 माइनस 12, और यहाँ इनके पास कितने बच गए? 99 में से 1 घट गया, पीछे के क्या बच गए? 98 बच गए। यहाँ तो बचेंगे 98 और यहाँ आपके बचेंगे 88। 100 माइनस 12 88, ये 88 किसके आगे? प्लस के आगे, ये 88 प्लस के आगे और इधर वाले प्लस के है ही। अब इन दोनों संख्याओं को अपने एक साथ मिला करके लिख सकते हैं 98 और ये हो गए आपके 88। तो इन दो संख्याओं को यानी 96 और 103 को गुणा करने पर आपके जो गुणनफल है वो आता है 98 और 88। ये हो गया आपके सवाल नंबर 4। अब बात करते हैं अपन सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 को देखो, 5 जो है वो 55 गुणा 57 है। तो 55 गुणा 57 है, तो ये आधार इसका जो है वो आपके 100 वाला तो हो नहीं सकता, उप आधार है। अभी मैंने पीछे बताया था, उप आधार वो संख्या होती है जो 100 से कम संख्या के इर्द गिर्द होता है। जैसे 50 के पास की जो संख्या होती है या 60 के पास की जो संख्या होती है, 70 के पास की जो संख्या होती है, उनको मानते हैं उप आधार। तो अपने यहाँ 50 के पास की जो संख्या है, ये दोनों संख्या 50 के पास की है, यानी 55 और 57, क्योंकि इसमें आधार 100 तो ले नहीं सकते, इसमें 55 और 57 है, तो इसका जो आधार है वो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो उपाधार विधि है, इसको भी अपन साथ साथ में समझ लेते हैं। सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो
उपाधार विधि में थोड़ा सा एक चीज को ध्यान रखेंगे अपन कि इनका जो आधार है वो आधार आ जाएगा आपके पास है, इनका जो आधार है वो आ जाएगा 10। इनका आधार क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा आपके पास है 10 और आधार अंक आ जाएगा इसका, आधार अंक जो है वो आ जाएगा आपके पास है 5। तो उपाधार संख्या आ जाएगी आपके पास है, उपाधार आ जाएगा आपके पास 10 गुणा 5 बराबर 50। अब ये उपाधार आपके पास क्या आ गया, 50 आ गया। इस विधि को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ये उपाधार किससे निकलता है। जैसे दूसरी विधि आपके उपाधार, तो ये उपाधार इस तरह से आपको निकालना है। अब इस उपाधार को यानी 50 को उपाधार जो 50 है, अब ये आधार मान करके करेंगे इनको। तो 55 वही तरीका वही है, जैसे यहाँ अपन संख्या यहाँ लिख दी संख्या और यहाँ लिख दिया अपन ने विचलन, ठीक है। तो संख्या है एक तो 55 और दूसरी संख्या है 57, ठीक है। और इसका विचलन क्या हो जाएगा, ये कितने से 50 से 5 अधिक है और ये 50 से 7 अधिक है। बस तरीका वो सेम ही है, थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है। देखो अब इनमें से कोई एक संख्या ले लेंगे, यानी जैसे 55 ले लिया अपन ने और 55 के साथ क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। वही तरीका है, पीछे वाला 7 जोड़ देंगे, ठीक है। और दूसरा भाग 5 को 7 से गुणा कर देंगे, यानी विचलन को आपस में गुणा कर देंगे। अब विचलन को आपस में गुणा कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो है ना, सिर्फ उपाधार के लिए आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ इनको 5 से गुणा करना है, बस इतना ही अलग है। बाकी ये आधार की तरह ही है, सेम ही है। तो 55 प्लस 7 कितने हो गए, 55 और 7 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने पास है 62। कितने आ जाएंगे 62। ये आ गई आपके कोष्टक के अंदर 62 गुणा 5 और ये आपके 35 आ रहे हैं, ये 35 आ रहे हैं। तो अब इनको गुणा कर लेंगे, इनको गुणा करेंगे तो देखो कितने आ रहे हैं अपने पास है 5 गुणे 10 से और 6 पंजे 30 और 1 21, ये 310 आते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ अपने पास आधार कितना है, आधार में शून्य कितनी है, आधार में शून्य आपके पास है 1 ही है। तो यहाँ संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 ही संख्या होनी चाहिए। आधार के अंदर शून्य है, 1 शून्य है आधार के अंदर, इसलिए यहाँ संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 ही संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में अपन इन संख्याओं को आपस में ट्रांसफर कर लेंगे कि ये जो 3 है इनको यहाँ भेज देंगे, 3 को यहाँ भेज देंगे, 3 को कहाँ भेजेंगे, यहाँ भेज देंगे, 3 को यहाँ भेज देंगे। तो 3 को यहाँ भेजने पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो 0 की जगह क्या आ जाएगा, 0 की जगह आ जाएगा 3, तो यहाँ केवल बचेगा 5। तो यहाँ संख्या क्या हो जाएगी, देखो 3 1 और 1, ये जो 3 है यहाँ आ जाएगा और इस साइड में बचेगा केवल 5, क्योंकि कब अपने को आधार के बराबर संख्या करनी है, आधार में 1 0 है उतनी संख्या आपको यहाँ रखनी है, तो आधार के बराबर कर दी, तो यहाँ बच गए सिर्फ 5। अब इन दोनों संख्याओं को एक जगह मिला करके लिख देते हैं। अब इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, एक जगह मिला करके लिख देंगे। देखो 3 1 3 और ये 5 लिख देंगे। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, इनका जो गुणनफल है वो आपके आ जाएगा ये 31 से 35। तो ये हो गया उपाधार विधि से आपका गुणा, उपाधार विधि से गुणा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो 3 अंकों का सवाल है। आइए चलते हैं अपन एक बार इस निकलन विधि से आधार उपाधार में 3 अंकों का जो गुणा है उस 3 अंकों के गुणा को अपन समझते हैं, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में ये 3 अंकों का गुणा वो छूट गया था, इसको अपन समझते हैं। देखो ये 3 अंक है, देखो 108 102 और 104, तो इनको अपन समझते हैं। देखो तो इसमें से अपन ने, और तीनों का आधार आप समझ गए होंगे, तीनों का आधार है वो 100 ही है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि 108 यानी कोई एक संख्या, इसमें से कोई एक संख्या ले लो और फिर पीछे 2 संख्या बचती है उनका जो विचलन है उनको जोड़ करके इनके साथ में जोड़ दो। तो 108 है, 108 वाला विचलन अपन छोड़ देंगे, तो पीछे बची ये 2 संख्या, तो इनको दोनों को जोड़ करके इसके साथ में अपन जोड़ देंगे। तो ये हो गए 6 को इसके साथ में जोड़ देंगे। अब
अब एक प्रक्रिया इसमें और करनी है आपको, वो देखो क्या है, वो है कि इस संख्या का इस संख्या से गुणा कर दो पहले, यानी 8 × 2 प्लस फिर इसका इससे गुणा कर दो 4 × 2, फिर इस 4 का इस 8 से गुणा कर दो 8 × 4, और इससे खंड में आपको इस विचलन का सीधा गुणा करना है 8 × 2 × 4, ये हो गया। अब देखो अब इसमें कितने आ गए 108 और 6 114, और इसमें आ जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 16 प्लस 8 प्लस 32, और ये हो जाएंगे 8 दूने 16 और 16 चौके 64। तो ये संख्या आपके पास हो जाएगी 114, और ये हो गए आपके 16 32 48 48 और 8 56, ये हो गए आपके 56, ये 114 और ये हो गए 64, ये 64 है। अब अपन क्या करेंगे कि इन तीनों संख्याओं को एक साथ मिला करके लिख देंगे। इन तीन संख्याओं को क्या करेंगे, एक साथ मिला करके लिख देंगे, और इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। 114 56 और 64, 114 56 और 64, ये आपके इनके आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार से ये 3 अंकों का जो गुना है वो आपके हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस सवाल को और इस विधि को अच्छे से समझेंगे, और आगे वाले वीडियो में अपने जो पीछे बची हुई जो टॉपिक का जो भाग है उसको अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।